मूक हमें कब देना चाहिए, ये आप मैं पूछना चाहूंगा कि तैयारी मतलब सारा सिलेबस कर ले तब देना चाहिए या मिड में ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए मूक देना? कोई स्कोर देख ही नहीं रहे हो कि कितना जा रहा है मेरा, एनालाइज कैसे करना है, गलत क्वेश्चन है उनको कैसे देखना है। ठीक है ना। तो मेंस का आप मानेंगे तो मेंस का मैंने सिर्फ एक ही मॉक दिया था। अच्छा, मेंस का एक ही मॉक दिया था और इस पर शायद कोई भरोसा भी नहीं करेगा। आप ब्लैक का पहला मॉक देते हैं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जब पहला मॉक दिया था तो आपके ऑनेस्टली बताइए कितने नंबर आए थे? मैंने सुना है कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं थी उस प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सभी को पता, बच्चों को काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इनकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि एएसएन सीएसएस है, नाम भी बड़ा धांसू है, तो सैलरी भी धांसू होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ज्वाइन करी थी तब आपकी सैलरी क्या थी और अभी रिसेंट में आपकी सैलरी? पहली सैलरी से आपने क्या किया था, ये मेरे को जरूर जानना है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं पहली सैलरी दोस्तों यारों परिवार वगैरह में खर्च हो जाती है, आपने क्या किया था? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अभिषेक जी है ये हमारे दोस्त भी हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। तो जो पार्टी थी ना जिन्होंने दी थी उसमें हम भी शामिल थे, और भी हमारे दोस्त है सौरभ सर, आप सभी लोग जानते हो, चैनल पर वीडियो भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये हमारे मित्र भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो पार्टी दी ना उसमें हम भी शामिल थे। अच्छा, अब आपका आगे का क्या ड्रीम रहने वाला है? क्या आप एसएससी जो थ्रू एएसओ बने हो, अब आगे क्या ड्रीम रहने वाला है? प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़े, कोई नेक्स्ट तैयारी आपका करने का प्लान है? देखिए, सिंपल सी बात कहूंगा मैं कि आपके पास अभी समय है, स्टेमिना है करने का चीजों को, तो सारी चीजों को साइड कर दीजिए। जो भी मैंने गलतियां बताई उन सबको हटा दीजिए। आपने तरीका अपना सोचिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो सभी डिस्ट्रैक्शन को साइड रखिए और अपना फोकस करिए अपनी तैयारी पर, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए। क्योंकि एक बार ये समय चला जाएगा, समय एक बार चला गया तो ये लौट के नहीं आएगा। जब समय चला गया तो ये लौट के कभी आएगा नहीं, बाकी सारी चीजें आपकी लौट के आ जाएंगी, ये कभी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, जितने भी आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, वो सारे आपके पास वापस आ जाएंगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन समय आपका एक बार निकल गया तो आपके पास रिग्रेट बचेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हर जगह से आपको मात खानी पड़ेगी। तो बस लग जाइए, ठान लीजिए कि हाँ मेरे को करना ही करना है, बस करना ही करना है, बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए। और ये गारंटी आपने अगर मान लिया तो आप जरूर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बस इसी चीज को आप ध्यान में रख के मेहनत कीजिए। आज सारी चीजें आपकी लौट के आ जाएंगी, लेकिन वक्त एक बार निकल गया तो वक्त लौट के नहीं आएगा। तो हर चीजों को साइड रख के 10-12 महीने कंसिस्टेंट रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत लंबे टाइम का एक रिटर्न मिलेगा, बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज कोई पढ़ाई की बात तो नहीं होने वाली, पर एक पढ़ाई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और ये जो सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है, ये एक पॉडकास्ट है जिसमें हम लोग कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को आपसे मिलाएंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे ऐसे कैंडिडेट्स की जो कि सिलेक्टेड हैं और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, आफ्टर जॉब अब वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुए हैं ऐसे, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पर इस पॉडकास्ट में मिलेगी। तो अब ये नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, आप इस सीरीज से जुड़े रहिए और ऐसे ही आगे और भी कैंडिडेट्स आएंगे। तो आज के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक एएसओ हैं जो कि सीएसएस में है, अभी रिसेंट में वर्क कर रहे हैं दिल्ली में, और उनका नाम है अभिषेक जी। तो आप अपना इंट्रो जरा मैं चाहूंगा आप बच्चों को कुछ बताइए अपने बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक धाकड़ है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर हुआ था। अच्छा, और जो सीएसएस में मेरे को जो मिनिस्ट्री मिली थी वो डीओपीटी मिली थी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 951 थी। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि आपने मतलब जो 10th 12th है वो कहाँ से करी थी? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने होम टाउन के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा होम टाउन आगरा है, जिसे ताज नगरी के भी नाम से भी जानते हैं। तो वहीं के एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही 10th और 12th मैंने की हुई थी। हिंदी मीडियम के हम छात्र हैं, यूपी बोर्ड से हम पढ़े हुए हैं। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की, वो भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही की हुई थी, सेंट जॉन्स कॉलेज से, काफी फेमस है आगरा में। तो अब मैं इसके साथ ये पूछना चाहूंगा, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताना चाहो आप? हाँ, मैं एक साधारण परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। हमारे जो पिताजी है उनका एक जनरल स्टोर है, सादा सा छोटा सा जनरल स्टोर है। और तो थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत तो शुरू से हमको आई है, और तो उन्हीं फाइनेंशियल दिक्कतों को सपोर्ट करने के लिए हमारी माताजी भी थोड़ा सा सिलाई वगैरह का काम करती थी। तो एक साधारण परिवार से ही हम बिलोंग करते हुए आए हैं। तो आज की हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट होगा कि आपके प्रिपरेशन से पहले आपका माइंडसेट कैसा था और जो आपका प्रिपरेशन के दौरान कैसा माइंडसेट था, और आफ्टर जॉब आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, ये चीज हम जानेंगे। तो पहला मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो यही करना चाहूंगा गवर्नमेंट जॉब का आपके दिमाग में कैसे आया? तो जैसा कि जब हम 12th पास आउट हो जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा क्या होता है, बच्चे कॉलेज का रुख करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई बीएससी करेगा, कोई बीए करेगा, कोई बीटेक करेगा। तो ऐसे ही हम बीएससी करने पहुंच गए थे। पता तो कुछ था नहीं कि करना क्या है, तो चलो बीएससी ही कर लेते हैं क्योंकि सब कर रहे थे। सही बात। तो फर्स्ट ईयर हमारा ऐसे ही निकल गया। हम कॉलेज का पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, क्लास अटेंड करते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर बीतते बीतते इतना दिमाग में समझ में आ गया था कि हमें आगे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। तो अब कमाने की बात आई तो फिर हमने सोचा कि करें क्या। हमारे पास क्या क्या हमारे पास ऑप्शन थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब की तैयारी करें या फिर हम कोई बिजनेस करें। बिजनेस के नाम पे हमारे पास एक छोटी सी दुकान थी, तो इसमें हम इतना कुछ कर नहीं सकते, तो बिजनेस का आइडिया तो वैसे ही क्लोज हो गया। अब बात आती है प्राइवेट जॉब की। अब प्राइवेट जॉब का हमने सोचा कि भाई हम पे कोई स्किल तो है नहीं है, तो स्किल है नहीं है तो किसी प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा,
10,000, 12,000, 15,000 महीने का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब स्किल हमें अगर चाहिए तो कोई हमें अच्छा कोर्स करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज से बीटेक करना पड़ेगा, तो उतना हमारे पास पैसा भी नहीं था करने के लिए। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया था कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो बस फिर ऐसे ही हमारे दिमाग में है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अच्छा, उसके बाद अब एसएससी में आ गई। हाँ फिर तो एसएससी से पहले, जब आने से पहले, क्या आपके पास कोई और इससे पहले कोई ऐसा करियर ऑप्शन था जिसको आपने एक्सप्लोर किया हो, या आपके पास कोई ऐसी जॉब हो, या फिर सबसे पहले आपका एसएससी था? देखो एसएससी तो बहुत बाद में हमको मालूम चला था। अच्छा। तो जैसे हमारे एक दोस्त था, तो वो डिफेंस की तैयारी कर रहा था, जो पहले XY ग्रुप होता था, नेवी के एग्जाम होते थे, ठीक है। तो उसकी तैयारी कर, उसने उसके बारे में हमें बताया, तो हम भी थोड़े से एक्साइट हो गए कि यार इसमें तो बड़ी जल्दी नौकरी लग जाती है, एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे। तो पहले उसके बारे में हमने थोड़ा सा सोचा, 2-3 महीने हमने देखा भी, लेकिन उसके बाद में मालूम पड़ा कि मेरे को फिजिकली थोड़ी सी दिक्कत है, और मेडिकल में भी मेरी काफी दिक्कत है। तो वो वाला ऑप्शन मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। अब वो ऑप्शन तो क्लोज हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करनी है। तो ऐसे ही एक हमारे भैया थे जिनसे हमने ट्यूशन पढ़ा था 12th क्लास में मैथ्स का, तो उन्होंने ही थोड़ा सा बताया था कि मैं भी एसएससी की मैथ वगैरह पढ़ाता हूँ, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर सीधे हम एसएससी की तैयारी में आ गए। तो आपने जब गवर्नमेंट जब चुन लिया कि मेरे को एसएससी की तैयारी करनी है, तो प्रिपरेशन से आने से पहले आपका माइंडसेट कैसा था? तो गवर्नमेंट जॉब की फील्ड तो हमने चुनी ली थी, और कोई हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था। अब करना है तो यही करना है, और ये फील्ड हमारे लिए नई थी, तो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि हाँ कि कर ही लेंगे, कर लेंगे। और थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा था, तो हाँ थोड़ा समझ में आ गया था कि हाँ हम कर पाएंगे, बस थोड़ा सा हमें इसमें डूबना है। तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील ही कर रहा था कि हाँ करके ही निकलेंगे। और मुझे एक इंसिडेंट याद भी है, जब मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, तो मम्मी से ऐसी बात हो रही थी, तो थोड़ा चिंतित तो रहते ही थे हम कि क्या होगा हमारा आगे, फाइनेंशियल वगैरह कैसे चलेगा। तो मम्मी से मैं एक ही बात बोलता था कि मम्मी जब ठान लिया है ना, तो करके ही निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस फिर हम आगे बढ़ गए बिना डरे हुए। तो क्या आप, जो अभी देखो काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th अभी करे होंगे और वो भी एसएससी की तैयारी में आना चाहते हैं, तो आप उनको ऐसा क्या सजेशन देना चाहोगे जिससे कि वो अपनी लाइफ में या फिर इस फील्ड में अच्छे से अच्छा कर सके? देखिए, अगर आपने अभी हाल ही में 12th पास आउट किया है, तो आपके लिए सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इस फील्ड में आना है या नहीं आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास और भी काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में आए ही आए, लेकिन अगर आपने मान लिया है कि इसमें आना ही आना है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। सबसे बड़ी गलती मैंने बच्चों की यही देखी है भी वो कॉलेज टाइम अपना पास कर देते हैं, पूरा मटर गश्ती में, ऐशो आराम में पास कर देते हैं। तो वो ना करें, अपने कॉलेज टाइम से ही अपनी स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, और जल्द से जल्द करें, क्योंकि जल्द से जल्द करेंगे तो जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया, चलो बच्चों ने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी। अब उनके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही वाला आता है कि वो तैयारी जो करें वो किस मोड में तैयारी करें, मतलब ऑनलाइन जाना चाहिए उनको आज के दौर पर या फिर ऑफलाइन जाना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी रहती है, अगर मैं ऑनलाइन जाऊंगा तो मैं ज्यादा देर तक वीडियो नहीं देख पाता। क्योंकि मैं अक्सर जब बच्चों से जब मिलता हूँ तो बच्चे यही बोलते हैं कि मैं सर ऑनलाइन की तैयारी प्रिपरेशन कर तो लूँ, बट मैं वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देख पाता। तो इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहोगे इनको? देखिए, मैं अपना बताऊं कि मैंने ऑनलाइन की या ऑफलाइन की, तो मैंने तो ऑनलाइन ही तैयारी की थी। उसका रीजन यही था कि हमारे आगरा में ऑफलाइन कोचिंग इतनी अच्छी कोई है भी नहीं जी, ठीक है। तो उस वजह से ऑफलाइन का हमारा पूरा खत्म हो गया कि करनी ही नहीं है। और साथ में दूसरा दिक्कत ये भी थी कि मेरे को दुकान के काम के साथ साथ पढ़ाई करनी होती थी, तो जो कोचिंग का टाइम था और मेरा पढ़ने का टाइम था वो मैच नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरे को कभी दुकान पे जाना है तब कोचिंग का टाइम हो जाता था। तो इसी चक्कर में मैंने ऑफलाइन कोचिंग की ही नहीं। अब बात करते हैं कि बच्चों को क्या चूज करना चाहिए, ऑनलाइन चूज करना चाहिए, ऑफलाइन चूज करना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए मेरा मानना है कि आपको ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जो भी शहर है हमारे, जितने भी इंडिया में, हर शहर में अच्छी कोचिंग अवेलेबल है ही नहीं। ज्यादातर है तो वो एकदम काम चलाऊ सी कोचिंग है। तो आप अगर आएंगे ऑफलाइन के लिए तो दिल्ली, जयपुर, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में आएंगे, तो वहाँ पे रहने का खर्चा, घर से भी आएंगे, इतना दूर आएंगे, खाने का भी दिक्कत होता है, हेल्थ भी इश्यूज आ जाते हैं, ये सारी दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। और उसके साथ ही ऑफलाइन की आप फीस भी देखेंगे तो 10-10, 12-12 हजार रुपए एक सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये तो है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव हमारा ऑनलाइन का ही आया है, जहाँ आपको वही सेम कोर्स वही सेम टीचर के द्वारा 1000, 1500, 2000 रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं। बस आपको एक फोन चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब बच्चा अपने गांव से, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगहों से आता है कि उसको शहर में कंफर्टेबल होने में काफ़ी समय भी लग जाता है, फिर वही रेंट वगैरह देना, ये वो करना, खाना पीना कहाँ पर खाना है, तो अच्छे से जो बाहर से मार्केट से खाना मिलता है वो भी अच्छे से नहीं वो डाइजेस्ट कर पाता है, जिससे कि उसको कभी कभी बीमारियां भी जल्दी हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपका कहना बिल्कुल सही है कि बेटर जो ऑप्शन है वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन वाला बेटर है, अगर आप उसे अच्छे से कर पाओ तो। हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भैया आपको ऑफलाइन जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वो बड़ा ऑनलाइन एग्जाम इतना अच्छा अवेलेबल है नहीं है, तो इतना इंटरेक्टिव नहीं है। क्योंकि भाई जो यूपीएससी की तैयारी है वो एक अलग ही लेवल की तैयारी है, वो कोई वनडे एग्जाम नहीं है। वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी भी चाहिए, ग्रुप भी चाहिए, और आपको इंटरेक्शन सबसे ज्यादा चाहिए। यहाँ पर इंटरेक्शन की इतनी जरूरत नहीं है इन वनडे एग्जाम्स में। तो आपने मतलब जो तैयारी करी थी वो ऑनलाइन ही हाँ, तैयारी मैंने करी पूरी ऑनलाइन ही तैयारी की थी अपनी। तो अभिषेक जी, मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूँ जो कि एक्चुअल में जरूरी भी बहुत है कि उस क्वेश्चन को पूछना भी, क्योंकि देखिए जब बच्चा अपनी तैयारी के दौर में आता है ना तो वो ये भूल जाता है कि उसे कितना टाइम देना है, उसे खुद को पहचानने में कितना टाइम देना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बच्चा तैयारी के दौर में आता है तो उसको स्पेसिफिक कितना टाइम देना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को ये डिसाइड कर पाए कि हाँ मुझे बस 2 से इतनी साल देना है और मैं उसमें एग्जाम क्लियर कर लूंगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे तो उसमें लगभग 1 साल तो आपका ऐसे ही चला जाएगा सिलेबस प्रैक्टिस वगैरह हाँ। करने में। फिर उसके बाद आप एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे। एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार देंगे, तीसरी बार देंगे। तो इन सभी चीजों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो लगभग 3 से 4 साल का आपको एक टाइम होराइजन लेके चलना चाहिए कि इतना वक्त मेरे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को देना ही देना है। इसमें अगर हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज को सर्च करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी कि एक टाइम लिमिट अपने को जरूर दें। हाँ। ये नहीं आप उसके पीछे लगे ही रहें। क्योंकि मैं देखता हूँ कहते नहीं है एसएससी में पंचवर्षीय योजना आजकल शुरू करने, वो तो एक फेक बात है, पर आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि आपको स्पेसिफिक टाइम जरूर देना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि हाँ भाई मेरे को तैयारी जो है वो मेरे को सिलेक्शन भी लेना है उसी में, और उसके बीच में मेरे को सारे काम करने हैं, तो वो स्पेसिफिक आपको टाइम देना जरूरी है। ये इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूंगा कि आपने तैयारी कब शुरू करी? मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो मैंने आपको बताया कि 12th के बाद ग्रेजुएशन की। फर्स्ट ईयर तो हम कॉलेज का ही पढ़ते रहे, पता ही नहीं था क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही समझ में आ गया कि अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था। तो मान लीजिए 2020 में मैं सेकेंड ईयर में आ गया था, जब कोविड का भी टाइम था, तो तभी मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, अब जैसे देखो बच्चे जो 12th के होते हैं उनको नहीं पता होता कि तैयारी हमें कब शुरू करनी चाहिए, क्या आफ्टर 12th ही करनी चाहिए या फिर उनकी ग्रेजुएशन हो जाए तब करनी चाहिए, क्या बेटर रहता है दोनों में से? देखो, अब आपका मन है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना ही जाना है, तो देखिए कॉलेज को अच्छे से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, आपकी डिग्री कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने परसेंटेज। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 12th पास करते ही आप एक कोचिंग लगा लीजिए अच्छी, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अच्छा लगे, तो आप एक कोचिंग 12th के बाद ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए कंपटीशन की। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपके पास एक जॉब होगी और आप बहुत ज्यादा लोगों से आगे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप दूसरों की तरह ही करेंगे, कॉलेज में मटरगश्ती करेंगे, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी एज भी हो गई होगी और कॉलेज पास आउट भी हो गए होंगे, फैमिली का भी आपके पास प्रेशर रहेगा, उसका भी प्रेशर रहेगा। तो वो चीज से बचने के लिए आप अपने कॉलेज टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें। अच्छा अभिषेक जी, मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपने जब भी तैयारी शुरू करी उस तैयारी को पूरा कंप्लीट करने में आपने सिलेबस कब से कितने टाइम में मतलब ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया था? लगभग 10 से 12 महीने तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि मैं 5 महीने में सिलेबस करा दूंगा या फिर ऐसा कुछ कि 5 महीने में आपको पूरी मतलब कंप्लीट सिलेबस करा के, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप रियलिटी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जब तक आपको सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप करने आएंगे ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस वास्ट है भाई एसएससी का। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मतलब कितना, अगर मैं पूछना चाहूँ कि जैसे आपने सिलेबस कितना टाइम में पूरा कंप्लीट कर लिया था? तो सब चीजों को मिला के सिलेबस, प्रैक्टिस, क्विजेस वगैरह लगभग 10 से 12 महीने लगे। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तो आपको चाहिए इस चीज के। कोविड से पहले मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, मार्च का टाइम था, और कोविड के बाद मेरा पेपर हुआ था अक्टूबर में। हाँ, तब तक मेरी प्रिपरेशन चली थी एकदम, तो घर पे बैठे हुए थे तो टाइम थोड़ा सा अच्छा खासा था। दुकान का भी सेटअप घर पे ही बन गया था हमारा, तो वहीं पे दुकानदारी वगैरह करना और अपना पढ़ाई वगैरह करना, तो थोड़ा सा टाइम बच गया था वहाँ पे। तो थोड़ा सा कम समय में मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। काफी काफी हेल्प मिला, काफी स्ट्रगलिंग है इस चीज में भी। ये भी बात सही है। और जैसे बच्चों को भी पता होगी, पता नहीं, ये बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़ने से क्या कुछ सिलेक्शन होता है या फिर कम पढ़ने से भी हो जाता है? नहीं भाई, घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको क्वालिटी टाइम चाहिए, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन एक फोकस के साथ पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से हटके पढ़ रहे हो, तो 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए,
आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप कितने घंटे पढ़ते थे पर डे? लगभग 10 से 11 घंटे तो मैं पढ़ता ही पढ़ता था, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, आपको भी पता ही है, टाइम तो देना ही पड़ेगा सबको। अच्छा, तो आप जो अपने पढ़ाई का रूटीन था डेली का, वो आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा रूटीन मेरा सा बहुत मतलब अलग सा था। हाँ, मॉर्निंग से जैसे इवनिंग नाइट तक का क्या रूटीन रहता था? जो दुकान के टाइम का रूटीन बताता हूँ कि जब कोविड नहीं था तब का बताता हूँ मैं। जैसे कि मैं लगभग 4 बजे उठ जाता था सुबह, क्योंकि भाई जुनून था कि करना है, तो नींद तो आती ही नहीं थी। 4 बजे उठ जाते थे, फिर 7 बजे तक पढ़ते थे हम। 4 से 7 3 घंटे पढ़ते थे, क्योंकि 7 बजे दुकान खोलनी होती थी। अच्छा। दुकान खोलने पापा और मैं साथ में ही जाते थे। ठीक है, 7 बजे दुकान खोलने पहुंच गए, तो दुकान का सामान वामान बाहर लगाना, सब चीजें सेटअप करना, तो लगभग 8:30 बजे तक मैं वहां से फ्री हो जाता था। ठीक है, उसके बाद घर आ जाते थे, फिर अपना नहाए धोए, खाना पीना खाया, नाश्ता वास्ता किया, तो 9 बजे फ्री हो जाते थे। कभी कभार 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता था। तो फिर उसके बाद 9:15 से मान लीजिए 9:45 बजे तक फिर पढ़ाई का अपना रूटीन बनता था। पढ़ाई करनी है, फिर 2-2 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई होती थी। ठीक है, फिर हो जाता दोपहर में दुकान जाने का टाइम फिर से, तो 12 बजे दुकान पहुंच जाते थे। और 12 बजे दुकान पहुंच जाते थे, तो वो चलता था मेरा दुकान पे टाइम, लगभग 4 बजे तक मैं दुकान पे रहता था। अच्छा। दुकान का काम किया, फिर 4 बजे घर पे आ गए, फिर 7 बजे तक पढ़ाई करता था, फिर मैं 3 घंटे, फिर 7 बजे फिर दुकान पे चले जाते थे, तो 9 बजे तक लगभग दुकान पे रहते थे। फिर घर पे आ गए 9 बजे, खाना पीना खाए, 10 से 12 फिर पढ़ लिए। तो ऐसे मेरे लगभग स्लॉट में पढ़ाई होती थी। स्लॉट में पढ़ाई होती थी, समझ गया। कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस नहीं मिलता था मेरे को टाइम की अब लगातार पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक 10-12 घंटे। पढ़ाई कर ली 2-3 घंटे, फिर दुकान चले गए, फिर पढ़ाई कर ली, फिर दुकान चले गए, ऐसे रहता था मेरा। अच्छा, बच्चों एक क्वेश्चन और रहता है कि उनको ये लगता है कि नाइट में पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा रहता है या मॉर्निंग में सुबह उठ के ही पढ़ाई करना अच्छा रहता है? क्योंकि बहुत से लोगों को कंफर्टेबल जो होता है वो नाइट में ही होता है, 10 बजे के बाद भाई उनकी पढ़ाई स्टार्ट होनी है या 12 बजे के बाद। तो आप मेरे को ये बताइए, या फिर सुबह उठ के 4 बजे ही पढ़ें या 3 बजे? नहीं, देखिए ऐसा कोई फास्ट मतलब रूल नहीं है कि आपको यही करना ही करना है। वो आपके बॉडी क्लॉक पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर किस टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। अच्छा। मेरा जो रहता था, मैं सुबह ही, मेरे को सुबह का टाइम ही अच्छा लगता है। आज भी मैं लगभग 5 बजे उठ जाता हूँ, सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर पाता हूँ मैं। तो मैं सुबह उठता था जल्दी और रात में भी सो जाता था। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनकी रात में पढ़ाई हो पाती है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सुबह ही पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। जब आप एकदम एक्टिव रहे, आपका माइंड एकदम एक्टिव रहे, तब आप पढ़ाई करें, बाकी और किसी चीज पे ध्यान मत दें। सही बात है। मेरा अपनी बताऊं तो भाई मेरा तो रात में ही ज्यादा एक्टिव रहता है। सुबह मॉर्निंग में तो मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर फिर भी उठ जाता हूँ अपने टाइम पर, सही टाइम पर। तो अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि मैंने ऑनलाइन मोड में तैयारी करी, तो ऑनलाइन मोड में आपने किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करी? देखिए, मैंने तो कोविड के टाइम पे तैयारी की थी। तो जो बच्चे होंगे यहाँ पे कोविड वाले, उनको याद होगा कोविड का टाइम। उस टाइम पे अनअकैडमी काफी ज्यादा पॉपुलर था। हाँ, काफी हाइप था। काफी सारे टीचर वहाँ पे अवेलेबल थे, तो मैंने तो अनअकैडमी से ही तैयारी की थी सारी अपनी। अच्छा, वहां पर आपने ऑनलाइन तैयारी कर ली, तो ऑनलाइन तैयारी में आपको वहां पर कौन से टीचर से आपने पढ़ाई करी, बच्चों को बताना चाहोगे? क्योंकि ये पूछते भी अक्सर कि हाँ किस। हाँ, मतलब इंडिविजुअल काफी सारे टीचर से मैंने पढ़ा था। मैथ के लिए अलग टीचर थे, रीजनिंग के लिए, जीके इंग्लिश के लिए, सबके लिए अलग अलग टीचर थे। क्योंकि अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन वाला मोड रहता है, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और सारे टीचर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी फिलहाल तो पहले जो था मेंस में वो इंग्लिश और मैथ का ज्यादा वेटेज था। अब क्या है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ जाता है, और क्योंकि सारे वेटेज भी ऑलमोस्ट इक्वली हैं। तो अब आप कैसे बताना चाहोगे कि जो मेंस है अब उसको किस नजरिए से देखना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान बच्चों को? देखिए, पहले का टाइम था मेंस में 200 की मैथ आ रही है, 200 की इंग्लिश 200 की इंग्लिश, तो बच्चों का माइंडसेट था मैथ इंग्लिश पढ़ ले रहे हैं, इससे सिलेक्शन ले लेंगे, और लेते भी थे सिलेक्शन। बिल्कुल लेते थे, फैक्ट है ये बात। ठीक है, लेकिन 2022 में पैटर्न चेंज हुआ। चारों सब्जेक्ट मैथ में मेंस में पूछना स्टार्ट कर दिया था। तो यानी जैसा प्री का ही है मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, वैसा ही मेंस का हो गया। तो कोई डिफरेंस नहीं रहा दोनों में, तैयारी आपकी बिल्कुल एकदम सेम चलेगी। तो चारों सब्जेक्ट के आने से आपको चारों को इक्वल टाइम देना ही पड़ेगा। आप सोचा कि एक सब्जेक्ट को ना पढूं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, चारों को पढ़ना पड़ेगा। चारों को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आपके जो 1 बाय 1 एक सब्जेक्ट के बारे में पता कर लेते हैं कि आपने मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की कहाँ से प्रिपरेशन करी है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे मैथ से, कि मैथ की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करी, किस टीचर से पढ़े और किस तरीके से प्रिपरेशन करी, पैटर्न क्या था आपका, वो बच्चों को बताइए। देखिए, मैथ मैंने किस टीचर से पढ़ा था, वो तो लीजेंड अभिनय शर्मा, उनसे ही मैंने पढ़ा था। बिल्कुल, सब उनके नाम से परिचित होंगे। ठीक है, तो उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो अभिनय शर्मा से ही मैंने मैथ पढ़ा था। अब बात आते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। अब देखो, मैं इसका एक कॉमन पैटर्न बताता हूँ आपको ये नहीं देखना है कि मैथ की ये तैयारी है या रीजनिंग या जीके इंग्लिश की तैयारी, नहीं। एक सब्जेक्ट को कवर करने की तैयारी है ये। यही कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, उसको आप 3 फेज में
प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला, जब आप सिलेबस करेंगे पूरा एक टीचर से और उसका रिवीजन साथ के साथ चलता रहेगा, ये फर्स्ट फेज होगा। ठीक है। दूसरा, जो इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रहेगी और आपकी मिक्स प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है ना। और तीसरा रहेगा आपका सेक्शनल क्विज़ेस, मॉक टेस्ट, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो इन 3 फेजेस में ही किसी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी होती है। अच्छा, मैथ को अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे, काफी लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रॉड है काफी, कुछ फॉर्मूलेज भी हैं जो याद करने में ही प्रॉब्लम होती है, और जो नए नए बच्चे आते हैं 12th के बाद प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनको ये लगता है कि यार ये हिंदी वाले सवाल मेरे को पल्ले नहीं पड़ते, क्योंकि वो लोग निकले होते हैं अपने उससे कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या बताना चाहोगे आप कि उनको कैसा मैनेज करना चाहिए? तो मैं अपनी बात बताता हूँ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उस टाइम पे हमको काफी अच्छा लगता था जब 12th में भी। जब ये नॉन टेक्निकल वाली पढ़ी ना मैंने, तो मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया इसमें, क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, डेली लाइफ से तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। तो इंटरेस्ट की वजह से क्या चीजें आसान होने लगते हैं, है ना। अब बात आती है कि आप कैसे करेंगे चीजों को। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 नजरिए से देखते हैं कि मेरे को पहले सिलेबस करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर क्विज़ेस लगानी है, तो आप आराम से इस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आपको सिलेबस किस टीचर से करना है। अब मैं आपसे सिंपली ये पूछना चाहूँ कि मैथ्स को 3 शब्दों में बताइए किस तरीके से मैं उसको कर सकता हूँ मैथ को, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिलेबस करेंगे आप किसी टीचर से। ठीक अब है। सवाल आता है कि आप टीचर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टीचर बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत सारे टीचर हैं। अब दिमाग तो फंस जाता है कि किससे पढ़ें, कोई कहता है ये टीचर अच्छा है, कोई कहता है ये टीचर अच्छा है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि यूट्यूब पर आप देखें, देखिए हर टीचर, हर सब्जेक्ट के 4-5 टीचर होते हैं जो फेमस होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन 4-5 टीचर का एक एक चैप्टर देख लेना है। मैंने मैथ का आप रेशियो आप देख लीजिए 4 टीचरों का पूरा। अब आपको देखना है कि आपकी ट्यूनिंग किससे सबसे ज्यादा मैच हो रही है। अच्छा। जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच हो, आपकी वाइब्स मैच होने लग जाए, उससे अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उस पर आप पूरा भरोसा रखिए। ये मत सोचिए कि ये टीचर नहीं, दूसरा बेस्ट है, फिर आप दूसरे से पढ़ने लग जाए, फिर तीसरे से पढ़ने लग जाए, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस इससे कवर करूंगा। मतलब ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भटकना तो बिल्कुल भी नहीं है। भटकेंगे तो आप भटकते ही रह जाएंगे। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि YouTube पर अब मैं किन किन टीचरों को ढूंढूं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है उनको। हाँ, तो कि मैं कहाँ जाऊं। उसका तरीका यही है, हर सब्जेक्ट के 4-5 ही बेस्ट टीचर है, बाकी सब तो ऐसे ही टीचर हैं, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है। उन बेस्ट में से ही आपको अपने लिए बेस्ट ढूंढना है। वो कैसे होगा मैंने बता दिया, एक एक चैप्टर करके देख लो, जिसके साथ वाइब्स मैच हो जाए उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, तो कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आपकी वाइब जिससे मैच हो रही है, आपको जिसका अच्छा समझ में आ रहा है, चाहे वो कोई भी टीचर हो XYZ, आप उससे पढ़ सकते हो। अच्छा, अब ये है कि जब मैथ का आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये बताओ आप कुछ। रिवीजन मैथ के लिए नहीं, हर चीज के लिए मैं बताता हूँ। रिवीजन क्या है, एक पैरेलल लर्निंग का पार्ट है। आप सिलेबस कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब रिवीजन मैं कैसे करता था, जैसे ही मेरा एक चैप्टर हो गया उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर पे आ जाऊंगा सिलेबस पढ़ने के लिए, तो साथ में मैं थोड़ा सा टाइम रिवीजन के लिए भी निकालता था। जैसे मैं 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो 45 मिनट में नया पढ़ूंगा, 15 मिनट पुराना रिवीजन करूंगा। तो रिवीजन आपका साथ के साथ चलते रहना चाहिए। ये बच्चे अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो तो सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस कर लेता हूँ फिर रिवीजन करूंगा। नहीं, ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे। सिलेबस करने के बाद आप रिवीजन करेंगे तो आपका काफी ज्यादा दिमाग एकदम डल हो जाएगा, आलस से हो जाएगा, फिर आप भटक जाएंगे तैयारी में। तो रिवीजन आपको साथ के साथ करते हुए चलना है। अच्छा, अब जो प्रैक्टिस का सही वक्त है, जैसे आप मैथ का सिलेबस कर रहे हो, रिवीजन भी करते हुए चल रहे हो, तो प्रैक्टिस का सही वक्त क्या है? पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जब मिड में ही आपको तैयारी मतलब प्रैक्टिस कर देनी चाहिए? मिड में ही चलेगी प्रैक्टिस। तो जैसे ही आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया तो उसके बाद आप उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी बुक ले सकते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पिनेकल की ले सकते हैं, किरण की ले सकते हैं। पिनेकल में लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, किरण में आपके पुराने क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा डाल रखे तो उनकी अब नीड है नहीं। अच्छा, तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आपने भी सेक्शनल मॉक दिए होंगे मैथ के, तो आपका क्या स्कोर रहता था सेक्शनल मॉक में? हाँ देखो, सेक्शनल क्विज भी देनी है। सेक्शनल क्विज मैं बता देता हूँ कब देना स्टार्ट करना है। जैसे ये लगभग आपका 70% सिलेबस हो जाए, अच्छा, तब आपको क्विजेस, मिक्स क्विजेस सेक्शनल वाली स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। तो मेरा जो स्कोर रहता था मैथ में लगभग 50 में से 45-48 यही रहता था प्री में, मोस्टली। और मेंस में 90 में से लगभग 82 आ गए, 83 आ गए, इतने क्वेश्चन मतलब इतने नंबर मेरे आ जाते थे मेंस में। तो बढ़िया, काफी मतलब स्कोर है। अच्छा, कुछ बच्चों की क्वेरी ये रहती है मैथ में, जो बताऊं मैं अक्सर,
कि उनको कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कैलकुलेशन के लिए बेसिक चीजों पे आप ध्यान दें। कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरी है, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक के क्यूब और 30 तक के पहाड़े। बच्चों को इन्हीं को याद करने में आफत आती है और फिर वो कहते हैं कैलकुलेशन नहीं बन रही, कैलकुलेशन नहीं बन रही। भाई इन्हीं को सबसे पहले रट्टा मार लो ढंग से, और उसके बाद आपको और कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आप डेली 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें आप रैंडम डिजिट ले लीजिए, उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आप वैसे अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो भाई आपको देखिए मैथ का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको मैथ की पूरी प्रिपरेशन करनी है, विद प्रैक्टिस रिवीजन, सारी चीज इसमें इन्होंने बताई हुई है। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी बताई हुई है मैथ की कैलकुलेशन की। अच्छा, अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक सही रहनी चाहिए, उसके लिए क्या पैटर्न है? देखिए, सब्जेक्ट को कवर करने का ढांचा मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले सिलेबस करो, साथ साथ रिवीजन करो, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाओ, और जब 70% सिलेबस खत्म हो जाए तो सेक्शनल क्विजेस पे आ जाओ। यही आपका पैटर्न हर सब्जेक्ट के लिए लागू होगा, ये कॉमन पैटर्न है। ठीक है, तो रीजनिंग में भी ऐसा ही था। मैंने जिससे की थी वो पीयूष वार्ष्णेय सर से की हुई थी रीजनिंग। अच्छा पढ़ाते हैं काफी, आप अगर चाहें तो रेफर कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जिससे पढ़ना चाहे उससे पढ़िए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उसमें मैंने सबसे पहले सिलेबस कर लिया और साथ साथ रिवीजन चला। ठीक है, और हर सब्जेक्ट की मतलब हर चैप्टर की रीजनिंग में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी मैं करता चला गया। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लेनी है। आप NAACL की ले सकते हैं, अच्छी बुक है, कोई नो डाउट उसमें। ठीक है, अब जब आपका 70% सिलेबस हो जाए तो फिर आप सेक्शनल क्विजेस पर आ जाएंगे, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक वगैरह पर आपको आराम से मिल जाएंगी सेक्शनल क्विजेस। इसी तरीके से आपको रीजनिंग कवर करनी है पूरी। मतलब मोस्टली जो अगर इन्होंने इनका कहना ये है कि अगर रीजनिंग कवर करनी है तो एक बार सिलेबस कर लो उसका और सिंपली प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस से हो जाता है। अगर मैं अपनी भी बताऊं तो मेरा भी ज्यादातर, अब प्री में अगर बात करो तो मोस्टली 45 प्लस ही आते थे 50 में से, कभी 48 भी आ जाते थे, कभी 50 भी। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर रीजनिंग में आपकी बात हो तो, क्योंकि प्रैक्टिस से सारी चीज कवर हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, रीजनिंग में मेरे 50 में से 50 सिर्फ एक ही बार आए हैं। लोगों के बहुत बार आते थे, लेकिन मेरे तो एक ही बार आए हैं। नहीं तो और 45, 48, 45। हाँ, मोस्टली ये स्कोर तो सेफ स्कोर, मतलब उसमें आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरा थोड़ा ऐसे ही रहता था कि हर ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट मैंने एकदम ऊपर से उठा दिया, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बाकी में डाउन है। हर सब्जेक्ट में मेरे एकदम मतलब सेम सा चलता था, यानी ऐसा लगता था मैं हर सब्जेक्ट में बराबर मेहनत कर रहा हूँ। और यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में आप बराबर मेहनत करें, तभी आप एक अच्छी पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। हाँ, क्योंकि अब तो मेंस में भी भाई सारी 4-5 सब्जेक्ट हैं जो भी है। अच्छा, अब हम बातें हैं आपके इंग्लिश सेशन पर। इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें 3 पार्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। पहला आता है आपका ग्रामर, दूसरा आता है आपका बुकैब, और थर्ड आता है आपका वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ग्रामर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज वगैरह इतने होते हैं, उसमें भी याद रखना काफी मुश्किल होता है। तो कुछ बताओ इसके बारे में, ग्रामर के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट को कवर करने का ढांचा आपके पास है तो ये आपके बहुत काम आएगा। जो मैंने एक कॉमन ढांचा दिया है, सिलेबस, प्रैक्टिस, क्विजेस, यही आपको सेम ग्रामर में अप्लाई करना है। आप देख लीजिए किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। अगर मेरा पूछेंगे तो मैंने अमन वशिष्ठ सर से इंग्लिश की हुई थी। हाँ जी, अमन वशिष्ठ। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पकड़ना है, उनसे पढ़ लेना है। जैसे नाउन आपने पढ़ लिया, ठीक है, नाउन पढ़ लिया, सारे रूल्स आपने उतार लिए, आपने रिवाइज कर लिया चैप्टर। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी चैप्टर वाइज। किसी भी बुक से कर सकते हैं आप, क्लिंटू पैरामाउंट से कर सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर से कर सकते हैं। ये दोनों बुक मैंने अच्छे से पढ़ी हुई है, अच्छी किताबें हैं, आपकी काफी ज्यादा काम आएंगी, तो आप ये इनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे नाउन पढ़ लिया, नाउन की आपने प्रैक्टिस कर ली, ऐसे ही करके आपने सारे चैप्टर कवर कर लिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सारे कवर कर लिए। ठीक है, आपका एक बार सिलेबस हो चुका है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है उन्हीं चैप्टर्स की। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहली बार में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान ली 10 में से आपने 5 ही सॉल्व करे, 5 पे आपने गोला मार लिया, तो दूसरी बार करेंगे तो 10 में से आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, तीसरी बार में आप 10 में से 10 कर पा रहे होंगे। तो ये चीज रहती है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ग्रामर आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में सिलेबस करिए, आप अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, अब एक चीज और है, यहाँ पे मैं मिक्स प्रैक्टिस की भी बताना चाहूंगा। चैप्टर वाइज तो हो गई, क्योंकि आपका जब पेपर आएगा वो तो मिक्स आएगा, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों की दिक्कत आ जाती है कि जब एरर मिक्स आ जाती है, एरर मिक्स क्वेश्चंस में आ जाती है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है ये किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है। तो उसके लिए क्या करना है, आप मिक्स चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर वाइज कर लेनी है सारी। 2-3 बार आपने चैप्टर वाइज कर ली, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लीजिए। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे ग्रामर में, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर निकालने के लिए, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक से
15-15, 20-20 क्वेश्चन जितना आप करने चाहते हैं एक दिन में। जैसे मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन करने हैं, तीनों के 20-20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डेली करेंगे। अब क्या करना है, 20 में से आपको जितने आगे अच्छी बात है, नहीं आए उन्होंने गोला लगा लिया, ऐसी आपने पूरी बुक कर ली। उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा से मिक्स क्वेश्चन की उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज्यादा ध्यान देना है जिन पे आपने गोला लगाया है उन वाले सवालों पे। दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको आराम से दिखने लग जाएंगे, जचते हुए नजर आएंगे आपको। मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और सिंपली भाषा में अगर इन्होंने बताया तो ग्रामर की प्रिपरेशन करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। सिलेबस कर लो, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर करनी है, फिर मिक्स प्रैक्टिस जरूर करनी है। मिक्स में क्या है कि आपकी कमजोरी पता चलेगी, क्योंकि आप अगर चैप्टर वाइज कर रहे हो तो आपने उनके रूल्स पढ़ लोगे, चैप्टर वाइज करोगे तो आप उसको इजीली तरीके से बता सकते हो। पर जब मिक्स करोगे तो मिक्स में आपकी कमियां निकल कर आएंगी। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं हम सेकंड सेक्शन में इसके इंग्लिश के, तो वो है आपका बुकैब। क्योंकि बुकैब में तो भाई मेरे को भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो बुकैब के बारे में बताइए कि बच्चों को किस तरीके से याद होनी चाहिए। देखिए बुकैब का मैं बताता हूँ। देखिए बुकैब दो तरह की है। एक तो बेसिक बुकैब जो नॉर्मल वर्ड्स यूज होते हैं, एक होती है थोड़ी सी एडवांस लेवल की बुकैब सी आ जाती है जो हमने नॉर्मल नहीं सुने होते। तो इन दोनों की हमें तैयारी करनी है। अब इन दोनों की तैयारी किसी भी एक बुक से आप कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बुक से कर सकते हैं, बुकैब प्रो से कर सकते हैं, जो अमन वशिष्ठ की है, मैंने दोनों ही पढ़ी हुई है, अच्छी किताबें हैं। तो आपको एक बुक पकड़ लेनी है बुकैब के लिए, अब डेली उसको पढ़ना है। अब क्या पढ़ना कैसे है, मैं मान लेता हूँ आप सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेस, 4 चीजें आपकी। तो 10-10 से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं आप एक दिन 50-50 करेंगे, इतना बर्डन मत दीजिए। आप अभी फ्रेशर है, नए नए आपका दिमाग है, तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट कीजिए। 10 नहीं तो चाहे आप 5 करिए, लेकिन करिए डेली। तो मान लिया आपने 10 करने हैं, आज आपने 10-10 सारी चीजें कर ली, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम 10-10 कर लिए आज। और करते हुए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बहुत ज्यादा रट्टा मार रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपली आप पढ़ लीजिए। अगर हो सके दिमाग में कोई ट्रिक बन जाए तो ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। तो 10-10 कर लिया आज आपने, 40 कर लिए। अब आप नेक्स्ट डे आएंगे, नया दिन आ गया, तो नए दिन में आपको क्या करना है, पहले उन 40 को रिवाइज करना है और जल्दी से रिवाइज करना है। पढ़ना है, मतलब रिवाइज का मतलब पढ़ना है कि हाँ ये था। और उसके बाद आप अगले 40 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तीसरे दिन क्या करना है, पुरानों को रिवाइज करना है, फिर उसके बाद नए को पढ़ना है। ऐसे ही आप 1 वीक तक चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक इंटरवल पर आ जाएंगे कि हाँ अब जैसे मेरा 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में मेरे लगभग 70 सिनोनिम्स मेरे हो चुके हैं। अब 80 से 80 पे आ जाएंगे, अब 81 से 90 पे आ जाएंगे। तो आप मान सकते हैं मैं पहले 20 का रिवीजन कर लेता हूँ, फिर नए अगले 10 पढ़ूंगा। ऐसे आप इंटरवल पे लेने लग जाइए। तो मतलब आपको फोकस क्या करना है, नए पढ़ने से पहले पुरानी वोकैब आपको ज्यादा रिवीजन करनी है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे डेली, और तो वोकैब उतनी ही आपकी सॉलिड होती जाएगी। हाँ, मतलब यही है कि बुकैब अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप 10-10 या 5-5 करके एक रूटीन बना लो कि मेरे को इतने इतने तीनों चीजें, एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका इडियम, ये चारों पोर्शन आपको 10-10 कर रहे हैं। मतलब टोटल 40 आपके पास हो जाएंगे। पर डे के हिसाब से करोगे, नेक्स्ट डे आए उनको रिवीजन किया पहले, फिर ऐसे करके। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जो लास्ट आता है इसका पोर्शन, वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसको किस तरीके से करना चाहिए, और मेरे को स्पेशल उसके बारे में जानना है जो कि कहते हैं द हिंदू, ये पढ़ना भी जरूरी है। तो ये पढ़ना जरूरी है या नहीं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मेरे को बताइए। देखिए बात आती है अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है तो तीनों का ही अच्छा होना जरूरी है। रीडिंग भी, वोकैब भी और आपका ग्रामर भी, तभी आपके नंबर बन पाएंगे। अब दोनों का पता मैंने बता दिया। अब बचा आरसी। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, आप नए नए हैं ना, आपने ग्रामर इतनी पढ़ी ना, आपकी वोकैब इतनी अच्छी है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना है रीडिंग करते हुए। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के 4-5 आर्टिकल पढ़ लीजिए। अच्छा। और ऐसे आर्टिकल जो आपका मन करे। अब बहुत से लोग कहते हैं द हिंदू का एडिटोरियल ही पढ़ना है, उसी से सवाल आएंगे, वो तो बेकार की बात है। आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना है रीडिंग के लिए। जब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा आपको, तो आप उसके भी आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो शुरुआत के लिए सिर्फ 4-5 आर्टिकल डेली, जो भी आपको इंटरेस्ट में आता हो, बॉलीवुड हो, मूवीज का हो, स्पोर्ट्स का हो, क्रिकेट का हो, तो आप पढ़ने की आदत डालिए। शुरू के 3-4 महीने सिर्फ एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है कि आप इंग्लिश का कोई भी आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं। ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। ये नहीं आप वोकैब वगैरह के लिए वर्ड्स का गोला करने लग गए, उनको नोट करने लग गए। स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे तो इतने सारे गोले बन जाएंगे आपके, और इतनी मोटी किताब हो जाएगी न्यूज़पेपर की, क्योंकि आपके भी वोकैब तैयार हुई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पहले आप वोकैब आपकी तैयारी चल रही है आपकी बैकग्राउंड में, तो इसलिए 3-4 महीने स्टार्टिंग में ज्यादा आरसी पे
जोर नहीं डालना है, सिंपली आप रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। मतलब हमको सिर्फ उसकी मीनिंग जितनी आपको समझ में आए उतना उतना पढ़ते हुए चलना है, बाकी आपको धीरे धीरे आगे उसको क्लियर हो जाएगा। वो क्या एक्चुअल में जैसे 3-4 महीने बीतेंगे, आपकी ग्रामर हो चुकी होगी काफी हद तक, वोकैब भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई होगी, उसके बाद आप अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको उसमें वर्ड्स मिले, वर्ड्स को आप गोला करके उनकी डिक्शनरी वगैरह में मीनिंग निकाल के आप डायरी भी बना सकते हैं। जैसे मैं डायरी बनाता था अपना, और उनको रिवीजन भी करता था उन वर्ड्स को। साथ में आपने कोई ग्रामर का रूल पढ़ा है तो वो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल में अप्लाई भी कर सकते हैं कि यार इसमें तो प्रीपोजिशन का ये वाला रूल लग रहा है, इसमें टेंस का ये वाला रूल लग रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। और जैसे ही आपके मतलब 5-6 महीने हो जाए रीडिंग करते हुए, फिर आपको आ जाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पे, जिसमें आपका क्लोज टेस्ट आता है और आरसी पैसेज सॉल्व करने को आता है और पीक्यूआरएस आता है। तो इसको आप एक डेली हैबिट बना लीजिए कि आप एक आरसी डेली सॉल्व करेंगे, 2 क्लोज टेस्ट लगाएंगे और 10 पीक्यूआरएस करेंगे। तो ये आप एक डेली हैबिट में डाल सकते हैं। और करने कहाँ से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको फॉलो करने हैं। हाँ, मतलब तो ये है भाई, आपको इसी तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। आप गैप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर आपको रिदम तो बनाना पड़ेगा। क्लियर बात तो ये, अगर आपने गैप कर दिया इंग्लिश में तो इंग्लिश की वजह से काफी सारे एग्जाम निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए, ये बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो कि शायद मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में काफी, और आप भी लोग होंगे कुछ लोग ऐसे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जो हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे समस्या आ जाती है। तो आप कुछ बताना चाहो हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक बताइए मेरे को किस तरीके से उनको इसका हल मिल सकता है। ये चीज से तो हमें काफी डराया गया था, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से, तो जब एयरफोर्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें 10 क्वेश्चन आते थे, 10 नंबर की शायद इंग्लिश आती थी। तो बोलते थे भाई इंग्लिश में बच्चे फेल हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो बहुत डराते थे हिंदी वाले इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने कहा यार कैसे नहीं कर सकते, ये तो एक लैंग्वेज है, हिंदी भी तो हमने सीखी, वो थोड़ी ना हमें आती थी, तो ऐसी इंग्लिश हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले एक अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ये एक लैंग्वेज है, इसे कोई भी सीख सकता है, बस जरूरत है आपको एक प्रैक्टिस करने की, इसको हैबिट में लाने की, इसका अंदर से डर निकालने की। तो जब ये हो जाएगा तो आप आराम से इंग्लिश सीख जाएंगे। तो हिंदी वालों के लिए यही सलाह है कि वो डरे नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप आराम से सीख सकते हैं, बस आपको इसके डेली हैबिट में लेकर आना है। इससे नफरत नहीं करनी, ये हमारी मौसी है, बोलते हैं ना, हिंदी हमारी माता है तो इंग्लिश हमारी मौसी है, इसको साथ लेके। ठीक है भाई, तो बिल्कुल डरना नहीं है, आप लोग जरूर कर लोगे। अगर इंग्लिश इस तरीके से पढ़ोगे या आपका कोई भी और अलग पैटर्न हो उस तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छे से उसमें सिलेक्शन पा सकते हो। अच्छा, अब जो आता है हमारा लास्ट जो सेक्शन बचता है वो बचता है जीके का, और जीके काफी डरावनी है आजकल के टाइम पर, क्योंकि भाई जीके का कुछ भरोसा नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल करंट अफेयर के भी क्वेश्चन 3-4 साल पुराने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब करंट बोल रहे हैं उसे, पर 2-3 साल पहले के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए जीके की, उसके बारे में बताओ। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मोस्टली कैंडिडेट जब भी मुझसे प्रिपरेशन का पूछते हैं, वो सबसे पहले यही पूछता है कि जीके की तैयारी कैसे करें। अब मेरे लिए भी बड़ी समस्या आ जाती है, कैसे बताऊं कि इन्हें जीके की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। ये तो चलो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अलग सब्जेक्ट हो गए, जीके में तो सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट घुसे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, इतने सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। तो अब करें क्या? देखिए, सबसे बढ़िया भाई वाली सलाह मैं देता हूँ कि जीके करने से पहले आप जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करें। ये नहीं स्टार्टिंग में ही आप जीके बहुत पढ़ने लग गए, इंटरेस्ट तो आपको बहुत आएगा जीके पढ़ने में, लेकिन गारंटी नहीं है आप जितना टाइम इसमें जीके में दे रहे हैं उसके नंबर आ पाए। तो सबसे पहले आप अपना मोस्टली चीजें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से कवर करें, जितना हो सके उतना टाइम दें वहां पे, लेकिन टाइम जीके को भी देना है, क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, मेंस में भी ये आनी है। तो स्टार्टिंग में जीके के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी जीके के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, इनकी बेसिक चीजें आप कवर कर लीजिए। ठीक है। आप किसी यूट्यूब, मैंने जो फॉलो किया था, मैंने ऐसा कोई रैंडम एक फिक्स टीचर फॉलो नहीं किया था, रैंडम मैंने मतलब यूट्यूब पे काफी सारे मतलब सब्जेक्ट टॉपिक वगैरह पढ़ लेता था। जैसे मेरे को हिस्ट्री समझनी है, हिस्ट्री की मैंने बुक ले ली, मैंने फोकस किए थे रेफरेंस बुक्स, दृष्टि की किताबें थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली इनकी किताबें आती हैं, उनको फॉलो किया था। और जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मैं, किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेता था, तो जो भी उसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो आती थी वो मैं देख लेता था, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, रेफरेंस बुक्स ले लीजिए सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की बेसिक जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो वो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और वो उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जब आप उन रेफरेंस बुक्स को कर लेंगे ना, तो उसके बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए, पिनैकल वगैरह की, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
अपना बेसिक चीजें कवर कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और पीवाईक्यू को अच्छे से कर लीजिए। PYQ बस को इतना ही आप जीके में करिए, क्योंकि आप बोन है बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, क्या पता नंबर नहीं आए, तो इसलिए जीके में उतना ही टाइम दें और बाकी 3 सब्जेक्ट पे अपना अच्छे से फोकस करें। हाँ भाई, तो देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आपका एक मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया और एक इंग्लिश, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इसके साथ आप अच्छा सिलेक्शन पा सकते हो। देखो जीके का भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी कैसे भी जीके कहीं से भी आ जाती है, बहुत बड़ी जीके है इसमें अगर बोलोगे आप। अच्छा, कुछ बच्चों की करंट अफेयर की भी क्वेरी है। क्या करंट अफेयर एग्जाम से पहले हम कोई स्पीडी वगैरह ऐसा कुछ ले लें, एडिटोरियल छोटा सा, या फिर करना क्या है, यूट्यूब से पढ़ें? देखिए करंट अफेयर के लिए आप कोई ऐसा पर्टिकुलर सेशन फॉलो मत कीजिए, और स्टार्टिंग से ये नहीं आपने जैसी तैयारी शुरू की करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। करंट अफेयर आपको तब पढ़ना है जब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। एग्जाम से 5-6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और आप उसके लिए या तो यूट्यूब पे कोई 1 शॉट वीडियो वगैरह आप देखने लग गए 6 महीने का, जिसमें एक साथ करंट अफेयर करा दिया, 1 साल का एक साथ करंट अफेयर करा दिया, या मंथ वाइज करंट अफेयर करा दिए। डेली सेशन देखकर अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आजकल डेली वाले बहुत हैं भाई, डेली मतलब नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर के। भाई जब तक आप सिलेक्शन लोगे ना, वो करंट अफेयर 1 साल पुराना हो चुका होगा और वो आने का भी मतलब नहीं है। तो इतना मतलब फोकस मत करिए करंट अफेयर पे। सिर्फ 6 मंथली वीडियो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, या आप कोई मैगजीन वगैरह भी कर सकते हैं। मैं एडुटेरिया की मैगजीन में फॉलो करता था और 1 शॉट वीडियो फॉलो करता था करंट अफेयर का। अच्छा, मैं कुछ एक पूछना भूल गया कि आपका मतलब जो मैथ में तो आपने स्कोर बता दिया था, सेक्शनल आपने इंग्लिश में भी दिया होगा मेरे हिसाब से, उसमें क्या रहता था आपका सेक्शनल? इंग्लिश में मेरा 50 में से 40 और एक बार 40.5। बहुत मेहनत की थी तब इतना आया। मैंने बताया ना, हर सब्जेक्ट में मेरी इक्वल परफॉर्मेंस थी, ये नहीं एक में मैंने बहुत हाई कर दिया, एक में बहुत लो कर दिया। अब बात जाती है जीके के मेरे स्कोर की, तो जीके में 25 से 30 के बीच स्कोर मेरा रहता था, जो कि मेरी नजर में प्री में एक डिसेंट स्कोर है। नहीं, डिसेंट स्कोर है, क्योंकि 25 या 30 स्कोर काफी अच्छा है। क्योंकि लोगों के यहाँ 5-5, 6-6 नंबर आते हैं, तीनों में उन्होंने 50-50 स्कोर कर दिए। जीके में 5 नंबर है, मैंने चारों में 40, मैंने 45-45 कर दिए, इंग्लिश में 40 कर दिए, जीके में 25 कर दिए, तो भी मैं वहीं तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा, सबसे बढ़िया जीके का पढ़ने का यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपका कोई भी टॉपिक हो समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सर्च करो, उसके बारे में पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ये भी एक तरीका सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। या घटना चक्र की किताबें आप फॉलो कर सकते हैं, जो अभिनय सर ने घटना चक्र में बताया था, मैंने भी वो पढ़ी हुई थी। दृष्टि की रेफरेंस बुक्स प्लस घटना चक्र, ये मैंने किया हुआ था। घटना चक्र की किताबों में क्या है कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। पीसीएस भी आपका वनडे एग्जाम की टाइप ही है, जो उसमें फ्री होता है। तो उसमें क्या है, पहले आपके नोट्स दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो वो वाली बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं घटना चक्र की। उसमें क्या आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो एक पोर्शन और आता है जो कि ऐड भी हुआ है अभी, इतना पहले नहीं था, जो कि कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है, उसमें आपने कैसे प्रिपरेशन करी और बच्चों को क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखिए मैंने बीएससी में कंप्यूटर साइंस ली थी, तो इतनी दिक्कत मेरे को नहीं आई। फिर तो कुछ बात ही नहीं है भाई, ये तो। और मेरे कंप्यूटर में इतना कुछ पढ़ा भी नहीं था, बेसिक नॉलेज थी, तो उसी के बेसिस पे कंप्यूटर हो गया था। और क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये नहीं आपको अपना बहुत अच्छा स्कोर करना है इसमें, 27-30 नंबर लाने होते हैं आपको इसमें। तो आपको कंप्यूटर के लिए क्या करना है, क्रैश कोर्स काफी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आपको इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, उनको आप कर लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन, आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई करना है बस, इसको और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो सिंपली मतलब कंप्यूटर तो हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मतलब उसमें इतना कुछ है नहीं। अच्छा, एक पोर्शन और आता है, वो है आपका टाइपिंग का। अब टाइपिंग ये बोला जाता है कि प्रिपरेशन के दौरान ही बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो प्री निकल गया या तब स्टार्ट करते हैं, और बहुत से तो ऐसे महानुभाव हैं जो कि 15-20 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, ले भाई मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि उसका वो आने वाला है आगे का। तो टाइपिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए टाइपिंग कब स्टार्ट करें, मान के चलिए आपने पहले दिन आज की तैयारी शुरू की, आप 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो पहले दिन से तो आपको करनी ही नहीं है टाइपिंग स्टार्ट। टाइपिंग स्टार्ट कब करनी है, जब आपको लगता है कि हाँ मेरे एग्जाम में अब 1 साल बचा हुआ है, 1 साल बाद मैं मेंस लिख रहा हूँ, तब आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। डेली का लगभग आधा घंटा दीजिए, 1 साल तक दीजिए, आप आराम से टाइपिंग कवर कर पाएंगे। अच्छा, अब हम क्या है कि देखिए सारी हमने प्रिपरेशन कर ली, कैसे रिवीजन करना है, कैसे हमें सारी चीजें करनी है वो हमने बता दिया, सिलेबस भी आपको बता दिया, कैसे सेक्शनल वाइज हमको मॉक वगैरह देना है। अब आती है मेन मॉक की बारी, जो कि मॉक हमें कब देना चाहिए, ये आप मैं पूछना चाहूंगा कि तैयारी मतलब सारा सिलेबस कर लें तब देना चाहिए, या मिड में ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक देना? मेरा मानना है जब आपका लगभग 70% सिलेबस हो जाए तो आप फुल मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और कहाँ से देना चाहिए, कहाँ से अच्छा रहेगा? काफी सारे प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे। मैं जहाँ से देता था वो तो टेक्स्ट बुक से देता था। अच्छा, आप टेक्स्ट बुक ऑलिव बोर्ड से दे सकते हैं, और भी बहुत सारे
रीजनल साइट्स अवेलेबल हैं, वहां से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, मॉक टेस्टों को भी कुछ ऐसा है कि स्पेसिफिक कि हाँ भाई आप 100 मॉक टेस्ट दे के जाओगे तभी सिलेक्शन पा पाओगे, या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको कि कितने मॉक टेस्ट आपको कब देने चाहिए। देखिए पहले मैंने बता दिया आपको कब देना है, जब आपका 70% सिलेबस हो जाए। तब सिलेबस हो जाए तो आप टारगेट कर सकते हैं कि आप वीक में 1 मॉक टेस्ट दे दें या 2 दे दें। सैटरडे संडे दे दिया, संडे को 2 दे दिए। आप मान लीजिए सैटरडे तक पढ़ाई करें, संडे को आप फ्री टाइम रखिए जिसमें आप 2 मॉक टेस्ट देंगे बस, और उनका एनालिसिस करेंगे। तो ये तो हो गया ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि आप वीकेंड पर 1 या 2 मॉक दे लें, ठीक है। अब आता है आपका प्री से पहले का टाइम। जब प्री से लगभग आपके 2 महीने बचे तब आप डेली 1 मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। और कौन से मॉक हो, एक दिन प्रीवियस ईयर मॉक दीजिए और दूसरे दिन कोई नया मॉक दे सकते हैं। ऐसे आप ऑल्टरनेट चलाते जाइए। अच्छा, अब ये मतलब मॉक का जो पैटर्न है, मतलब मॉक हमें देना सबसे ज्यादा किस पे बढ़िया रहेगा? मोबाइल पे देना चाहिए मॉक, या फिर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पे देना चाहिए? अब जिस काफी बच्चों के पास खुद के सिस्टम नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो उनके लिए क्या उपाय है इस चीज के लिए? देखिए हर किसी के पास सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। मेरे पास भी नहीं था तो मैं सिस्टम पे मॉक नहीं दे पाया था। वैसे कायदा तो ये है कि आपको सिस्टम पे ही मॉक देना चाहिए, क्योंकि वैसा ही आपको माहौल एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो अब सिस्टम तो है नहीं तो क्या करें, तो आप मोबाइल पे ही देना पड़ेगा। तो उसमें आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि जब भी मॉक स्टार्ट करें तो 5 मिनट उसको चला छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाद आके आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप खत्म होने से 5 मिनट पहले ही सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लगभग आपके 5 मिनट आपके वेस्ट होते ही होते हैं एग्जाम हॉल में। तो ये आप एक गैप रख सकते हैं जब आप मोबाइल पे मॉक दें। और यहाँ पे हाँ मैं मेंस का बताना भूल गया, जब आपका मेंस आए तो डेली 1 मॉक आपका चलेगा ही चलेगा, वो आपका मेंस स्पेसिफिक मॉक रहेगा। अच्छा, मतलब मेंस वालों के लिए स्पेसिफिक एक मॉक जरूर होना चाहिए पर डे के हिसाब से। पर डे 1 मॉक आपका होना ही चाहिए। अच्छा, मॉक का जो एनालाइसिस है वो किस तरीके से करना चाहिए? हाँ ये भी एक क्वेश्चन है कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। तो ये तो है नहीं कि आप मॉक डेली दे रहे हैं, मॉक देते रहे, आपका आप स्कोर देख ही नहीं रहे हो कि कितना जा रहा है मेरा। एनालाइज कैसे करना है, गलत क्वेश्चन है उनको कैसे देखना है? क्योंकि जब तक आप मॉक का एनालिसिस नहीं करेंगे आपके नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। बहुत से बच्चे ये मेरे से कहते हैं कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मॉक दे रहा हूँ। अब भाई आप एनालिसिस नहीं कर रहे, इसलिए आपके नंबर बढ़ ही नहीं रहे। तो नंबर ऑफ मॉक से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। अब आपको एनालिसिस करना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने एक मॉक दिया, प्री का मॉक दिया, 100 क्वेश्चन आपने दे लिए, तो उसमें आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है क्वेश्चंस को। अच्छा। एक क्वेश्चन तो होगा जो आपने सही कर दिया, बिल्कुल सही। तो उसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपने देख लिया हाँ ये इस फॉर्मूले से मैंने सॉल्व किया है इसलिए सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में आपने 2-3 मिनट दे दिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, फिर आपने सही किया, तो यहाँ पर आप रुककर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि मैंने आप यहाँ पे क्यों ज्यादा टाइम दिया, और उस गलती को आप लिख सकते हैं कि इस गलती को मुझे दोबारा नहीं दोहराना है। ये तो सही क्वेश्चन का हो गया तरीका एनालिसिस का। अब आता है आपका गलत क्वेश्चन। आपने कोई गलत क्वेश्चन कर दिया, अब उसको आपको देखना है कि किस वजह से गलत किया। या तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, मान के चलिए आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था इसलिए क्वेश्चन गलत किया आपने, तो आपको क्या करना है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आता था, आपने स्ली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिया, तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि आगे से वो आपकी मिस्टेक ना हो मॉक में, ठीक है। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट वाइज एरर बुक बना सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की, जहाँ पे आपके गलत क्वेश्चन है आप उनको नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत हुआ और इस आंसर है, इसको मैं अगली बार ध्यान दूंगा। इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, अपनी चीजों को, गलतियों को ढूंढेंगे और फिर मॉक टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो आपका स्कोर अपने आप ऊपर जाता जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने मॉक दिए थे? देखिए मैंने मॉक की स्ट्रेटेजी तो आपको बता दी कि आपको कितने मॉक देने चाहिए और कब कब देने चाहिए। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, मैंने फुल मॉक पर कम फोकस किया है। अच्छा। सेक्शनल क्विज़ेस पर ज्यादा मैंने फोकस किया है, ठीक है ना। तो मेंस का आप मानेंगे तो मेंस का मैंने सिर्फ 1 ही मॉक दिया था। अच्छा, मेंस का एक ही मॉक दिया था और इस पर शायद कोई भरोसा भी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई भरोसा नहीं करेगा भाई। एक मॉक देकर कैसे आपने सिलेक्शन ले लिया? बस अब जो मेरे को फायदा मिला, मेरे को सेक्शनल क्विज़ेस का फायदा मिला। अच्छा, आप सेक्शनल दिया करते थे? सेक्शनल ज्यादा देता था, फुल मॉक में कम ही देता था। मेंस के लिए मैंने 1 ही दिया था और उसमें मेरे 313 नंबर थे, और जो मेरा रिजल्ट आया था उसमें मेरे 325 नंबर थे। मतलब लेकिन आपको ये सब नहीं करना है कि आप भी 1 मॉक देके जा रहे हैं। भाई आप डेली आपको मॉक देना ही देना है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। मेरे से सवाल पूछा तो इसलिए मैं आपको ऑनेस्ट आंसर इस चीज का मैं दे रहा हूँ। तो मतलब आपने मेंस का भी जो दिया था वो सेक्शनल मॉक पे ज्यादा? हाँ, सेक्शनल में काफी ज्यादा देता था, डेली 2-3 क्विज़ेस हर सब्जेक्ट की देता ही देता था। अच्छा, अब बच्चों का देखिए डिमोटिवेशन उनको कहाँ से मिलता है? जब वो लैब का पहला मॉक देते हैं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जब पहला मॉक दिया था तो आपके ऑनेस्टली बताइए कितने नंबर आए थे?
एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मेरे लगभग 125 26 27 के आसपास मेरे नंबर थे जब मैंने पहली बार प्री का मॉक दिया था 200 नंबर में से। तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छा स्कोर है पहली बार में, क्योंकि बच्चों के 80-90 तक भी आते हैं। हाँ 80-90 भी आते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, सिलेक्शन वो भी लेते हैं भाई, सिलेक्शन वो भी लेते हैं। हाँ 80-90 वाले भी। तो धीरे धीरे फिर हमने एनालिसिस किया चीजों को, अपना गलतियों को सुधारा, तो वो 165-70 तक अपना पहुंचने लग गए। हाँ तो देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके प्री में 80-90 नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, सिलेक्शन ले सकते हो, बट आपको एनालिसिस अच्छी तरीके से करना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कैसे मेरे को आगे उसको करना है सॉल्व, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको वो आगे गलत कभी ना हो, ठीक है। अच्छा अब मैं पूछना चाहूंगा कि प्री और मेंस बच्चों के लिए कुछ मॉक फुल ओवरऑल मतलब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए सेम ही? तो देखिए ये भी एक अलग सा सवाल है, बच्चे प्री के लिए अलग स्ट्रेटेजी पूछते हैं, मेंस आया था फिर उछलने लगे। हाँ ये उनका ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बताओ। अरे यार मैं कहता हूँ प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग है क्या? सेम ही सिलेबस है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही डिफरेंस है। जब सेम सिलेबस है तो तैयारी का तरीका भी सेम ही रहेगा। तो तैयारी एग्जाम की होती है, ना कि प्री और मेंस की होती है। तो वही आपकी तैयारी चलती रहेगी, जो प्री के टाइम थी वही मेंस के टाइम ही कंटिन्यू रहेगी, बस मॉक का आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। तो सेम तैयारी है, कोई भी इसमें अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब ओवरऑल आपको सिलेबस पे फोकस करना है, प्री मेंस भूलकर, क्योंकि जब सिलेबस अच्छे तरीके से कर लोगे ना तो प्री और मेंस आपका इजीली तरीके से हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बच्चों को तैयारी के दौरान जो गलतियां उनसे हो जाती हैं वो कौन कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? जो आने से पहले मैंने थोड़ा सा सोचा था इस बारे में कि मैं चाहता था बच्चों को ऐसी 3 गलतियां बताऊं जो जिनसे एक एस्पिरेंट को बचना ही चाहिए अपनी तैयारी के दौरान। सबसे पहली बड़ी गलती है कि डिफरेंट रिसोर्सेज की तरफ ना भागें। बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो एक टीचर से एक चीज पढ़ते हैं, फिर वो दूसरे से पढ़ने लग जाते हैं, फिर तीसरे से पढ़ने लग जाते हैं, वो भागते रहते हैं उधर उधर, और इस चक्कर में वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो सबसे बड़ी गलती ये ना करें बिल्कुल भी कि डिफरेंट रिसोर्सेज पर ना जाएं। एक चीज पकड़े, एक टीचर पकड़े, एक बुक पकड़े और बार बार उसी चीज को करते रहें, उस पर भरोसा रखें, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पर इधर से उधर भागते हैं, कभी उस चैनल पर गए कभी उस चैनल पर, तो आपको एक स्पेसिफिक चैनल पर जाना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती है बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी पढ़ाई को लेके, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। आज पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, फिर पढ़ लिए, फिर नहीं पढ़े, तो कंसिस्टेंट नहीं रहते। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई 10 से 12 महीने अगर आपने डेली पढ़ ली तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपनी तैयारी के प्रति कंसिस्टेंट रहे ही रहे। तो ये दूसरी गलती हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है, आपको 2-3 चीजों को अवॉइड करना है। सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, उससे बिल्कुल दूर रहना है। मैं भी दूर ही रहता था, ठीक है, सिर्फ अपना टेलीग्राम चला लिया। मैंने सुना है कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं थी उस प्रिपरेशन दौरान। इंस्टाग्राम से बिल्कुल, इंस्टाग्राम फेसबुक से तो दूर ही रहते थे। और आजकल बच्चों की तो लगभग 4-5 आईडी है। 4-5, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो वो चीज बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया अवॉइड करें, रिलेटिव रिश्तेदारों से एकदम बच के रहें, क्योंकि भाई रिश्तेदार आपकी सहायता तो करेंगे ही नहीं बल्कि आपकी टांग और खींचेंगे। पेपर आ जाएगा, पूछेंगे अभी पेपर हुआ नहीं हुआ, कितने नंबर आए, तो उनको बताया ही नहीं। मैंने तो बताया ही नहीं था किसी को भी, अपने मम्मी पापा और भाई बहनों के अलावा, दोस्तों के अलावा, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वो पिंच करते रहते हैं पीछे से कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उससे दूर रहें और ग्रुप्स वगैरह से दूर रहें, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी है नहीं जो आप एक ग्रुप बनाए, कम्युनिटी बनाए, कंपैरिजन करने लग जाए। सिंपली अपनी तैयारी करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी कमियों को सुधारें। तो ये 3 चीजों से आपको बच के रहना है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए। चलो भाई, अब देखिए, अब आपका जो प्रिपरेशन वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब हम आ गए आफ्टर जॉब। जो अभिषेक जी का एक्सपीरियंस है वो क्या है, क्योंकि आप लोग भी पूछते हैं कि जॉब लगने के बाद कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पे पैसे ही पैसों की बारिश हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें पूछनी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि अब आफ्टर जॉब आप क्या एक्सपीरियंस करते हो। देखिए, आफ्टर जॉब के बाद मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और इससे पहले भी मैं ऐसा ही था, बिल्कुल नहीं बदला है कुछ भी। बस 2-3 चीजों का फर्क आपके सामने आ जाता है। जैसे ही आप जॉब लग जाती है आपकी, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पर। आपका माइंड एकदम से सिक्योर सा महसूस करने लग जाता है कि चलो मेरी जॉब लग गई है, अब मुझे टेंशन नहीं है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेंटल पीस आपको मिलेगी, सबसे बड़ी चीज जो कि जिंदगी के लिए आवश्यक है। दूसरा, आपकी जॉब लग गई है तो आपका एक परमानेंट सा इंश्योरेंस सा हो जाता है, आपकी हर महीने सैलरी आएगी, तो फाइनेंशियल स्टेबल आप हमेशा रहेंगे। और बाकी आपकी तीसरी सोशल रेस्पेक्ट तो रहेगी गवर्नमेंट जॉब की, आपको पता ही है कि क्या होता है। तो ये 3 चीजों से आप एकदम निश्चिंत रह जाएंगे। तो वही चीज है, तीनों चीजों से हम फ्री हैं। तो बस इसी चीज को आप ध्यान में रख के मेहनत कीजिए। आज सारी चीजें आपकी लौट के आ जाएंगी, लेकिन वक्त एक बार निकल गया तो वक्त लौट के नहीं आएगा। तो हर चीजों को साइड रख के 10-12 महीने कंसिस्टेंट रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत लंबे टाइम का एक रिटर्न मिलेगा, बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा।
हाँ भाई। अच्छा, आपने ये एएसओ एंड सीएसएस क्यों ली? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बाकी जो डिपार्टमेंट है सीजीएल के, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, एग्जामिनर वगैरह हो गया, उसमें लोकेशन का नहीं पता पड़ पाता कि आपको लोकेशन कहाँ मिलेगी। आप रहने वाले हैं नॉर्थ के, आप साउथ में जॉब कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर इंस्पेक्टर होने का भी कोई फायदा नहीं है। सीएसएस में आपको एक ये सुकून रह जाता है कि आपको दिल्ली मिलेगी, और दिल्ली की हर स्टेट से, हर सिटी से कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। तो इसलिए मैंने सीएसएस प्रेफर की थी कि आगरा होम टाउन है, दिल्ली के पास में 2-3 घंटे लगते हैं, वीकेंड पे आ जाते हैं हम, मस्त अपना बढ़िया रहते हैं। तो इसीलिए हमने सीएसएस चूज की थी। साथ में आप यहाँ पे पीस भी रहती है, ब्लैक मनी का कोई इसमें सीन है नहीं है, तो इसलिए सीएसएस चूज की थी। अच्छा, मैं आपके डिपार्टमेंट की बात करूं तो आप बताना चाहोगे आपका अभी किस डिपार्टमेंट पे हो अभी रिसेंट में? मेरा जो डिपार्टमेंट है वो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अच्छा अभिषेक जी, जैसा कि आप सभी को पता, बच्चों को काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इनकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि एएस एंड सीएसएस है, नाम भी धांसू है, तो सैलरी भी धांसू होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ज्वाइन करी थी तब आपकी सैलरी क्या थी, और अभी रिसेंट में आपकी सैलरी कितनी है? जी, जब ज्वाइन की थी तब तो इनकम टैक्स में भी आते थे हम, तो थोड़ी सी सैलरी कम थी। तो पहली सैलरी मेरी जो आई थी वो 74,000 रुपए आई थी, 74,000। अच्छा। और अब जो सैलरी आ रही है, इंक्रीमेंट वगैरह लग चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं मेरे को, तो 87,000 मेरी अभी इन हैंड सैलरी है जो मेरे अकाउंट में आती है। और बाकी जो मेरी ग्रॉस सैलरी की बात करेंगे, पेंशन फंड वगैरह जोड़ के, तो 1,05,000 रुपए मेरी अभी करंट में सैलरी है। वाह भाई वाह, भाई 1 लाख से ऊपर ज्यादा सैलरी है, देख रहे हो। अच्छा, ये भी है कि 1 लाख से ऊपर सैलरी है तो दोस्त यार तो कहते होंगे बेटा अब तो लखपति बन गया, अब तो कुछ खिलाना। अब थोड़ा पैकेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 12,60,000 रुपए का आपका सालाना पैकेज आप मान के चलिए कि एएस एंड सीएसएस में होता है। अच्छा, आपने पहली सैलरी से आपने क्या किया था, ये मेरे को जरूर जानना है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं भाई पहली सैलरी दोस्तों यारों परिवार वगैरह में खर्च हो जाती है, आपने क्या किया था? थोड़ा सा शकल देख के मैं लग रहा हूँ थोड़ा कंजूस टाइप का इंसान में, तो सैलरी खर्च की थी, दोस्तों में भी की थी, लेकिन थोड़ा हिसाब से की थी। मेरा थोड़ा सा बचाने की शुरू से आदत रही है, घर पे भी ऐसा ही माहौल था कि पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ। पैसे भी बचाते हैं, साथ में थोड़ा बहुत खर्च भी करते हैं। दोस्तों को पार्टी वगैरह तो दी थी, मिठाई वगैरह भी बांटी थी सबको, तो वो तो होता ही होता है। अच्छा, इसके साथ में आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो एएसओ एंड सीएसएस है, एएसओ बनते हैं, प्रमोशन इसका क्या कैसे रहता है? प्रमोशन एएसओ के बाद एसओ बनेंगे आप, सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, जिसमें आपका लगभग 5 साल का टाइम लग जाता है। 5 साल बाद आप एग्जाम देंगे जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसके बाद आप एसओ बन जाएंगे। फिर अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर बनेंगे। बाकी मेरी वीडियो डली हुई है इसकी चैनल के ऊपर, प्रमोशन वगैरह वर्क प्रोफाइल के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। आप मैंने काफी डिटेल में अपना डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब तो ये है कि आप देखो एएसओ तो बन चुके हो, सैलरी भी अच्छी खासी आने लग गई है, तो अब कुछ रिश्ते भी आते होंगे आपके घर में, आपसे ही पूछते होंगे कि हाँ भाई अब शादी तो करनी है, तो उसके बारे में क्या सोचा? देखिए भाई, जिस दिन आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, चारों तरफ हल्ला तो हो ही जाएगा कि फलाने की नौकरी लग चुकी है, उसके बाद आपके रिश्ते आने लग जाएंगे, भर भर के रिश्ते आएंगे। मेरे पे काफी आए, मना भी की। अच्छा, तो क्योंकि अभी शादी का ऐसा कोई सीन है नहीं, तो इसलिए अभी ज्यादा सोचता नहीं मैं। अच्छा, तैयारी के दौरान कोई महिला मित्र वगैरह, या अभी कोई भी महिला मित्र वगैरह तो होगी, ऐसी बात तो नहीं है? तैयारी के दौरान तो कोई महिला मित्र रही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई में लगा रहता था, महिला मित्र को समय कहाँ से दे, समय ही नहीं है। जब महिला मित्र को समय नहीं दोगे तो वो तुम्हारे पास टिकेगी कोई नहीं थी उस टाइम पे। पढ़ाई थी, किताबें ही थी, वही हमारी महिला मित्र थी। तो उसके बाद थोड़ा सा समय मिलने लगा है, तो भाई लोग आते ही आते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। जबकि आपकी नौकरी नहीं होती तब आपको कोई नहीं चाहता है, जब आपकी नौकरी होगी तब आपको सब चाहेंगे। अच्छा, अब आपका आगे का क्या ड्रीम रहने वाला है? क्या आप एसएससी जो के थ्रू एएसओ बने हो, अब आगे क्या ड्रीम रहने वाला है? कि प्रमोशन के थ्रू ही आगे बढ़े, कोई नेक्स्ट तैयारी आपका करने का कोई प्लान है? देखिए, स्टेमिना तो खत्म हो चुका है तैयारी का, अब मन नहीं करता वो सिलेबस वगैरह पढ़ने का, तो प्रमोशन के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। बाकी यूपीएससी वगैरह का काफी लोगों ने कहा कि तैयारी कीजिए, आपके पास एज है, समय है, तो यूपीएससी की तैयारी का मन नहीं है, तो बस इसी से प्रमोशन के थ्रू हमें आगे बढ़ना है। और बाकी जो मेरी हॉबी है, मेरे को बुक्स वगैरह पढ़ना काफी पसंद है, तो वही मैं पढ़ता रहता हूँ। और अपना ट्रैवलिंग का अच्छा खासा शौक है, तो वो करता रहता हूँ। और बाकी ये यूट्यूब चैनल मेरे को मिला है, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है मेरे को, तो जो भी मैं सीखूंगा, काफी सारी चीजें सीखता हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट में भी, अपनी जनरल लाइफ में भी, तो वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए। हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभिषेक सर जो है वो आपको YouTube पर भी इस पे ही पढ़ा रहे हैं, काफी पे स्लिप भी उन्होंने डाली हुई है, कुछ मतलब आपका सिलेबस भी डाला हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो, इसी YouTube चैनल पर जाके आप देख सकते हो, बिल्कुल जाके आपको मिलेगा। तो अच्छा, यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को आपको एक ऐसा मैसेज देना है जिससे कि अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकें। देखिए, सिंपल सी बात कहूंगा मैं कि आपके पास अभी समय है,
स्टेमिना है करने का चीजों को, तो सारी चीजों को साइड कर दीजिए। जो भी मैंने गलतियां बताई उन सबको हटा दीजिए। आपने अपना सोच लिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो सभी डिस्ट्रैक्शन को साइड रखिए और अपना फोकस करिए अपनी तैयारी पर, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए। जितने भी आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, वो सारे आपके पास वापस आ जाएंगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन समय आपका एक बार निकल गया तो आपके पास रिग्रेट बचेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हर जगह से आपको मात खानी पड़ेगी। तो बस लग जाइए, ठान लीजिए कि हाँ मेरे को करना ही करना है, बस करना ही करना है, बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए। और ये गारंटी आपने अगर मान लिया तो आप जरूर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को साइड रखना है, मैं कहता हूँ। बस अपनी तैयारी फोकस करो और बस जीत जाओ। बिल्कुल सही बात है। तो आज का पॉडकास्ट भाई बहुत अच्छा हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभिषेक जी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने खोल दिया। मेरे हिसाब से आज तक का यूट्यूब चैनल पर ऐसा इससे बड़ा पॉडकास्ट नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें बताई हैं, चैप्टर वाइज भी सारी चीजें बताई हैं, सब कुछ खोल के रख दिया। थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबा चला गया, लेकिन आप इसको जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा आपको सिस्टमेटिक शायद ही कहीं मिले सारी चीजें जिसमें डिस्कस की गई हो, तो इसको जरूर देखें। आप बोरियत ना महसूस करें कि यार बहुत लंबा है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, भले ही चाहे लंबा हो। क्योंकि हम चाहते थे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते थे, चीजों को काट सकते थे, लेकिन वो चीजें हमें करनी नहीं है। हमें ईमानदारी से पूरा कंटेंट डिलीवर करना है। सही बात है भाई, क्योंकि आम बात तो हर कोई कर सकता है, पर जो काम की बातें हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। रियलिटी हर कोई यहाँ पर बयान नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, तो आप रियलिटी के ऊपर जाइए और बस अपनी तैयारी में लग जाइए। CGL 2026-25 सब चीज बढ़िया से अपनी। तो बिल्कुल भाई, आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ आप चैनल पर प्यार बना के रखें। हम मिलते हैं ऐसे ही एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ जो कि आपको पूरी जर्नी शेयर करेगा। धन्यवाद।